हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो बिहार दरोगा पे होमवर्क से चलाया गया है उसका डे 26 का सेट को डिस्कस करेंगे, जो 3 मार्च 2025 को डिस्कस कराया गया था। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो करेंट अफेयर्स और क्वेश्चन बैंक से दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है, जीमेक्स 2024 का 8वां संस्करण कहाँ और किन देशों के बीच आयोजित किया गया था। तो जीमेक्स 2024 जो है यह 8वां संस्करण था और यह किया गया था याकोसुका जापान में, और यह हुआ था भारत और जापान के बीच में। साथ ही याद रखेंगे कि यह जो हुआ था याकोसुका के प्रशांत महासागर में किया गया था। याद रखेंगे कि जीमेक्स जो है, जीमेक्स युद्ध अभ्यास जो होता है यह भारत और जापान के बीच में होता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला CO2 से मेथनॉल प्लांट पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो भारत का पहला जो है यह कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल पायलट प्लांट जो है स्थापित किया जाएगा, यह पुणे महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना कहाँ स्थापित की गई है। तो भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना जो है यह स्थापित की गई है ओंकारेश्वर में। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग प्लांट जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। याद रखेंगे कि भारत के सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना जो है यह स्थापित की गई है ओंकारेश्वर में, मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, 50वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया तथा भारत से किसने प्रतिनिधित्व किया है। तो 50वां G7 शिखर सम्मेलन जो है इसका आयोजन अपुलिया इटली में किया गया था। याद रखेंगे कि 50वां G7 शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन किया गया था अपुलिया इटली में। साथ ही आपको बताना है कमेंट में कि भारत से इसका प्रतिनिधित्व जो है किसने किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार से नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का औपचारिक रूप से उद्घाटन किसने किया है। यह किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। याद रखेंगे कि नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है 2024 में बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, PM श्री पर्यटन हवाई सेवा किस राज्य में शुरू किया गया है। तो PM श्री पर्यटन हवाई सेवा जो शुरू किया गया है यह मध्य प्रदेश के राजा भोज एयरपोर्ट से शुरू किया गया है। याद रखेंगे कि PM श्री पर्यटन हवाई सेवा जो है शुरू किया गया है मध्य प्रदेश से राजा भोज एयरपोर्ट से किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जेड मोड सुरंग के निर्माण में शामिल श्रमिकों पर आतंकी हमला हुआ। यह सुरंग भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो हाल ही में जेड मोड सुरंग के निर्माण में शामिल श्रमिकों पर आतंकी हमला हुआ है और यह सुरंग जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो याद रखेंगे कि जो जेड मोड सुरंग है यह जम्मू कश्मीर में है। साथ ही याद रखेंगे कि एक सुरंग जो है सेला सुरंग, तो सेला सुरंग जो है यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। वैसे ही एक अटल सुरंग, जो अटल सुरंग है यह रोहतांग दर्रे में हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो कि हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ती है। नेक्स्ट है, हाल ही में विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर परियोजना की घोषणा की गई है। तो हाल ही में विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर की घोषणा की गई है। यह गया में स्थित है, गया जिले में, जिसे बोध गया बोलते हैं, और गया जिले का नाम बदल करके अब गया जी कर दिया गया है। याद रखेंगे कि गया का नाम बदल करके अब गया जी कर दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार में एक खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया। तो हाल ही में बिहार में एक खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है। यह किया गया है नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा और यह 2024 में किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का शक्ति युद्ध अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया है। तो भारत में जो शक्ति युद्ध अभ्यास है यह किया गया है पोखरण राजस्थान में। याद रखेंगे कि शक्ति जो युद्ध अभ्यास हुआ है यह पोखरण राजस्थान में किया गया है। साथ ही याद रखेंगे एक मालाबार युद्ध अभ्यास हुआ था। तो मालाबार जो होता है यह क्वाड कंट्री के बीच में होता है, जिसमें शामिल होते हैं इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस यानी अमेरिका होता है। और एक है रिमपैक जो नौसेना अभ्यास होता है, यह विश्व का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है और यह भी अमेरिका के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हैलोजन ग्रुप से संबंधित नहीं है।
ऑप्शन दिया हुआ है नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन और हीलियम। तो इसमें जो हीलियम है, हीलियम यह नोबल गैस है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा हेलोजन एलिमेंट से संबंधित नहीं है, तो यह हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन और जो हीलियम हो जाएगा यह हेलोजन एलिमेंट से संबंधित नहीं है। हीलियम जो हो जाएगा नोबल गैस हो जाएगा, और बाकी जो है क्लोरीन है, फ्लोरीन है और आयोडीन है, यह हेलोजन एलिमेंट में शामिल है। नेक्स्ट है, भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति कौन चुने गए? तो भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति जो है यह चुने गए थे रामनाथ कोविंद। भारत के पहले जो दलित राष्ट्रपति हो जाएंगे यह थे R.K. नारायण, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन का पहला मंत्री स्तरीय सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था? तो विश्व व्यापार संगठन जो है WTO, इसका पहला मंत्री स्तरीय सम्मेलन यह 1996 में सिंगापुर में आयोजित किया गया था। याद रखेंगे कि 1996 में सिंगापुर में WTO का पहला मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। साथ ही याद रखेंगे कि जो WTO है, WTO का पहले जो नाम था यह था GATT, लेकिन WTO का जो स्थापना किया गया था यह किया गया था 1995 में। नेक्स्ट है, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब और किस देश के सहायता से की गई थी? तो बोकारो स्टील प्लांट की जो स्थापना की गई थी यह 1964 में रूस के सहयोग से की गई थी। साथ ही याद रखेंगे कि इसे तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है रूस के द्वारा 1964 में रूस के सहयोग से बनाया गया था। नेक्स्ट है, हाइडेस्पिज यानी बितस्ता का युद्ध जो है कब और किसके बीच लड़ा गया था? तो हाइडेस्पिज का जो युद्ध हुआ था यह सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था, जिसमें सिकंदर जो है विजयी हुआ था और पोरस की हार हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सुनहरे चावल का प्रयोग किस विटामिन की कमी को दूर करने के लिए किया जाता है? तो सुनहरे चावल का जो प्रयोग किया जाता है यह विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए किया जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, किस युद्ध के जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो यह था खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध जो कि 1527 में हुआ था, इसे जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। और साथ ही याद रखेंगे कि बाबर द्वारा युद्ध कला जो अपनाई गई थी उसे बोलते थे तुगलमा युद्ध। तुगलमा युद्ध नीति जो थी यह बाबर के द्वारा अपनाई गई थी। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किस मुगल बादशाह के काल को कहा गया है? तो हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण काल कहा गया है यह अकबर के शासनकाल को कहा गया है। याद रखेंगे कि अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। तो देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है यह हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, FST हो जाएगा। याद रखेंगे फिरोज शाह तुगलक का जो है 2 बार राज्याभिषेक किया गया था। साथ ही याद रखेंगे औरंगजेब का भी 2 बार राज्याभिषेक हो चुका है। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया था? तो दिल्ली सल्तनत का शासक था अलाउद्दीन खिलजी। इसके द्वारा जो है मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया गया था। नेक्स्ट है, दीन-ए इलाही धर्म की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो दीन-ए इलाही धर्म की जो स्थापना है यह 1582 ईस्वी में अकबर के द्वारा की गई थी। याद रखेंगे कि दीन-ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 में अकबर के द्वारा की गई थी और 1563 ईस्वी में अकबर द्वारा जो है तीर्थ कर को हटा दिया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1906 में कलकत्ता में, इसके द्वारा जो है स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। और साथ ही याद रखेंगे कि 1906 का जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता से पूर्व कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो स्वतंत्रता से पहले जो है कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष बनी थी, यह थी नलिनी सेनगुप्ता। याद रखेंगे कि 1933 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी नलिनी सेनगुप्ता, यह कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट है, सन 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद
तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध भारत में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो यह शुरू किया गया था खिलाफत आंदोलन, जो कि 1919 में शुरू हुआ था। याद रखेंगे कि 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की जब समाप्ति हो गई तो तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध भारत में खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि सन 1937 में आयोजित चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में बहुमत प्राप्त किया था? तो 8 प्रांतों में बहुमत प्राप्त किया था। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग द्वारा पृथक निर्वाचक मंडल की मांग कब और किस अधिवेशन में किया गया था? तो मुस्लिम लीग के द्वारा पृथक निर्वाचक मंडल का जो मांग है यह 1908 के अमृतसर अधिवेशन में किया गया था। नेक्स्ट है, सन 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी, जिसमें गरम दल का नेतृत्व किसने किया था? तो इसमें गरम दल का जो नेतृत्व है यह किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। साथ ही याद रखेंगे कि 1907 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था इसे सूरत फूट के नाम से भी जानते हैं, जिसमें कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बट गई थी। लेकिन जब 1916 का जो हुआ था लखनऊ समझौता यानी लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था, इसमें नरम दल और गरम दल जो है फिर से एक हो गई थी। नेक्स्ट है, अंग्रेजों के नमक उत्पादन पर एकाधिकार खत्म करने के लिए महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च की शुरुआत कब की गई थी? तो अंग्रेजों के नमक उत्पादन पर एकाधिकार खत्म करने के लिए महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च की शुरुआत की गई थी 12 मार्च 1930 को साबरमती से शुरू की गई थी, और यह जो है 6 अप्रैल को 1930 को दांडी पहुंच करके नमक कानून को तोड़ करके विरोध भी किया गया था। नेक्स्ट है, योजना आयोग को कब और किसके प्रस्ताव पर स्थापित किया गया था? तो योजना आयोग को जो है 15 मार्च 1950 को जॉन मथाई के प्रस्ताव पर स्थापित किया गया था। याद रखेंगे कि जो योजना आयोग था यह जॉन मथाई के प्रस्ताव पर 15 मार्च 1950 को स्थापित किया गया था। साथ ही 2015 में जो है योजना आयोग की जगह पर लाया गया था नीति आयोग। तो नीति आयोग का स्थापना किया गया था 1 जनवरी 2015 को। याद रखेंगे कि योजना आयोग जो है यह नीति आयोग का पूर्ववर्ती संस्था है और इसके जो अध्यक्ष होते हैं यह प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरकार के बैंकर, एजेंट एवं सलाहकार की भूमिका के रूप में कौन कार्य करता है? तो सरकार के बैंकर, एजेंट और सलाहकार की भूमिका के रूप में है जो आरबीआई काम करता है, और आरबीआई का जो स्थापना हुआ था यह 1935 में किया गया था। याद रखेंगे कि आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था और यह किया गया था अधिनियम 1934 के द्वारा। और आरबीआई के जो अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल जो होता है यह 3 वर्षों का होता है। नेक्स्ट है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक कहां से और किसके द्वारा लिखी गई थी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक जो पुस्तक है यह लिखी गई थी अहमदनगर में लिखी गई थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। याद रखेंगे डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो बुक है यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत के कुल कितने राज्यों में द्विसदनीय विधायिका अस्तित्व में है? तो वर्तमान में जो है भारत में 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका जो है अस्तित्व में है, जिसमें शामिल है कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इन 6 राज्यों में जो है द्विसदनीय विधायिका अस्तित्व में है। याद रखेंगे इसमें है कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार करते हुए सिखों, यूरोपियों और आंग्ल भारतीय तथा ईसाइयों को भी पृथक निर्वाचक का अधिकार दे दिया गया था? तो यह दिया गया था 1919 के अधिनियम के द्वारा, जिसे हम लोग बोलते हैं मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड। तो मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड अधिनियम के द्वारा जो है सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार करते हुए सिखों, यूरोपीय और आंग्ल भारतीय तथा ईसाइयों को भी पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा के अस्थायी उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो संविधान सभा के अस्थायी उपाध्यक्ष के रूप में एच.सी. मुखर्जी को चुना गया था। साथ ही याद रखेंगे कि संविधान सभा का पहला बैठक जो हुआ था यह हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, और इसमें जो है सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य बनाया गया था। वहीं जो है 11 दिसंबर 1946 को हुआ था फिर उसमें राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य बनाया गया था तथा एच.सी. मुखर्जी को अस्थायी उपाध्यक्ष बनाया गया था। याद रखेंगे
नेक्स्ट है द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई तथा किस मॉडल पर आधारित थी। तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी इसका कार्यकाल जो था 1956 से लेकर के 1961 तक था और यह जो थी पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। साथ ही याद रखेंगे कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी यह हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ जो है को वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को वित्तीयन जो किया जाता है यह उसके सदस्य देशों के द्वारा किया जाता है। साथ ही याद रखेंगे कि जो आईएमएफ है इसका जो हेडक्वार्टर है यह वाशिंगटन डीसी में है और आईएमएफ की जो हेड है उसका नाम है क्रिस्टियाना जॉर्जियावा। याद रखेंगे आईएमएफ की हेड का नाम क्रिस्टियाना जॉर्जियावा है और इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन को किस समझौते के द्वारा स्थगित किया गया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है गांधी इरविन समझौते के द्वारा स्थगित किया गया था। याद रखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है गांधी इरविन समझौते के द्वारा स्थगित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो विश्व में खारे पानी की सबसे बड़ी झील हो जाएगी कैस्पियन सागर। याद रखेंगे कि विश्व में खारे पानी की सबसे बड़ी जो झील है इसका नाम है कैस्पियन सागर। नेक्स्ट है कौन सी जल संधि है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। तो ये हो जाएगी हरमुज जल संधि। जो हरमुज जल संधि है यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है मछलियों के लिए सुगम क्षेत्र जो है जिसका नाम है ग्रैंड बैंक किस महासागर में अवस्थित है। तो मछलियों के लिए सुगम क्षेत्र जो है ग्रैंड बैंक यह अटलांटिक महासागर में अवस्थित है जहाँ पे अधिक मात्रा में मछलियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई है। तो भारत में संघीय न्यायालय की जो स्थापना की गई है यह 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा की गई है। साथ ही याद रखेंगे कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही बर्मा को भारत से अलग किया गया था और अलग कंट्री म्यांमार बनाया गया था। नेक्स्ट है मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य और अन्य न्यायाधीश सहित कितनी निर्धारित की गई थी। तो मूल रूप से है यानी जब पहले जब बना हुआ था सुप्रीम कोर्ट तो उसमें 7 जो है अन्य न्यायाधीश और 1 जो है मूल न्यायाधीश थे यानी टोटल जो थे यह 7 थे। लेकिन अभी जो है 1+33 है, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 जो है अन्य सदस्य हैं। टोटल अभी 14 सदस्य शामिल हैं। नेक्स्ट है किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में पूर्ण शक्ति एवं अधिकार के साथ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में सर्वोच्च न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी। तो हो जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में जो है कलकत्ता में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में सर्वोच्च न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी। यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में 1774 में 1773 के एक्ट के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो सर्वोच्च न्यायालय के जजों का जो वेतन है यह संविधान के अनुच्छेद 125 में वर्णित है। नेक्स्ट है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय में जो कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत की गई थी यह 1993 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है। तो भारतीय संविधान की व्याख्या करने का जो मुख्य अधिकारी होता है यह होता है सुप्रीम कोर्ट। साथ ही याद रखेंगे कि भारत सरकार का सबसे जो बड़ा विधि अधिकारी होता है यह होता है महान्यायवादी। वहीं राज्य सरकार का जो सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है वह होता है महाधिवक्ता। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है। तो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का जो अधिकार है यह संसद के पास होती है। नेक्स्ट है भारत के किस न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। तो यह थे एम हिदायतुल्लाह। यह एकमात्र ऐसे न्यायाधीश थे जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। नेक्स्ट है कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। तो यह अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 129 जो है सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्राप्त करता है। नेक्स्ट है वह कौन सी महिला वकील है जिन्हें सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये हो जाएंगी इंदु मल्होत्रा। याद रखेंगे इंदु मल्होत्रा जो हैं ऐसे वकील हैं जिन्हें सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है
जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा जो होता है पील लाया गया तब भारत के न्यायमूर्ति कौन थे? तो ये थे पीएन भगवती। याद रखेंगे पीएन भगवती के समय में 1980 में पील को लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर सर्वोच्च न्यायालय में रिट दायर कर सकते हैं? तो हो जाएगा आर्टिकल 32। यानी आर्टिकल 32 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय में मूल अधिकारों के उल्लंघन करने पर रिट दायर कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हाई कोर्ट की बात की जाए तो आर्टिकल जो 226 है इसके अकॉर्डिंग हाई कोर्ट में भी रिट दायर कर सकते हैं अपने मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो सुप्रीम कोर्ट का जो उल्लेख किया गया है संविधान के आर्टिकल 124 में किया हुआ है। नेक्स्ट है, एक संघीय देश में संघीय मामलों से संबंधित विवादों का समाधान किसके द्वारा किया जाता है? तो एक संघीय देश में संघीय मामलों से संबंधित विवादों का जो समाधान किया जाता है यह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की जो शक्ति होती है यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति के पास जो शक्ति होती है यह अनुच्छेद 143 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने कार्यालय का इस्तीफा पत्र किसे लिखकर सौंपते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं अपने कार्यालय का इस्तीफा पत्र लिखते हैं तो राष्ट्रपति को सौंपते हैं। तो हमारा आंसर इसका हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारत के संप्रभु गणराज्य बनने के 2 दिन बाद किस तिथि को सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था? तो यह किया गया था 28 जनवरी 1950 को। याद रखेंगे कि 28 जनवरी 1950 को जो है सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। और भारत जो संप्रभु गणराज्य बना था यह बना था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, भारत का न्यायिक व्यवस्था में राज्यों के उच्च न्यायालय प्रत्यक्ष से किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो भारत की न्यायिक व्यवस्था में जो है राज्यों के सभी उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा पहली बार प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया तथा प्रांतीय विधानसभाओं को बजट बनाने का अधिकार दिया गया था? तो यह दिया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, जिसे हम लोग बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। नेक्स्ट है, खुदाई खिदमतगार यानी ईश्वर के सेवक आंदोलन की जो स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो खुदाई खिदमतगार आंदोलन के जो संस्थापक थे यह थे खान अब्दुल गफ्फार खान और इसकी स्थापना 1929 में की गई थी। याद रखेंगे कि खुदाई खिदमतगार के जो संस्थापक थे खान अब्दुल गफ्फार खान थे और इसकी स्थापना 1929 में की गई थी। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग द्वारा कब और कहां पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था? तो मुस्लिम लीग के द्वारा जो है पाकिस्तान प्रस्ताव जो पारित किया गया था यह लाहौर अधिवेशन 1940 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 को दास्ता का चार्टर किसने कहा था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 को दास्ता का चार्टर कहा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप सन 1937 में भारत को बर्मा से अलग किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो है 1937 में भारत को बर्मा से अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिनियम गांव में आयोजित किया गया तथा इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1937 का फैजपुर अधिवेशन था यह जो है गांव में आयोजित हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, सैंडर्स हत्याकांड के आरोप में भगत सिंह को फांसी कब और कहां दी गई थी? तो सैंडर्स हत्याकांड के आरोप में भगत सिंह को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को दी गई थी और लाहौर सेंट्रल जेल में दी गई थी। याद रखेंगे कि लाहौर सेंट्रल जेल में 23 मार्च 1931 को सैंडर्स हत्याकांड के आरोप में भगत सिंह को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन में शामिल वे सदस्य कौन थे जो बाद में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने? तो ये थे क्लीमेंट इटली। याद रखेंगे क्लीमेंट इटली जो है यह साइमन कमीशन में शामिल मेंबर थे जो बाद में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भी बने थे। नेक्स्ट है, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था? तो गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था यह रामजे
मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था यह हुआ था 1930 में हुआ था, फिर 1931 में हुआ था, फिर उसके बाद 1932 में हुआ था। नेक्स्ट है फॉरवर्ड ब्लॉक का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह किया गया था 1939 में, और 1940 में जो है इसका पहला अखिल भारतीय सम्मेलन किया गया था नागपुर में। याद रखेंगे कि फॉरवर्ड ब्लॉक का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन नागपुर में 1940 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है पूना समझौते में दलित वर्ग के लिए सीटों की संख्या विधानमंडल में 71 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी। तो पूना समझौते में दलित वर्ग के लिए जो सीटों की संख्या है यह विधानमंडल में 71 से बढ़ाकर के 148 कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के रूप में किस एयरपोर्ट को विकसित किया गया है। तो भारत का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के रूप में डोनी पोलो एयरपोर्ट को विकसित किया गया है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश में डोनी पोलो एयरपोर्ट स्थित है। साथ ही याद रखेंगे कि 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला जो एयरपोर्ट है उसका नाम है कोच्चि एयरपोर्ट। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जल मार्ग कौन सा है और किस नदी पर है। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जल मार्ग जो हो जाएगा यह NH1 हो जाएगा और यह गंगा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है भारत का पहला सौर संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा हो जाएगा। तो भारत का पहला सौर संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो हो जाएगा यह कोच्चि एयरपोर्ट हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि एक 100% सोलर से चलने वाला मंदिर जो है यह हो जाएगा सूर्य मंदिर गुजरात का। यह भी याद रखेंगे कि 100% सोलर से चलने वाला जो मंदिर हो जाएगा यह सूर्य मंदिर गुजरात का हो जाएगा। और साथ ही यह भी याद रखेंगे कि जो सोलर ट्री है यह वेस्ट बंगाल दुर्गापुर में बनाया गया है। वहीं जो सोलर एनर्जी में टॉप स्टेट हो जाएगा वह कर्नाटक हो जाएगा। याद रखेंगे सोलर एनर्जी में टॉप स्टेट जो हो जाएगा वह कर्नाटक हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति के द्वारा शोक के रूप में मनाया जाता है। तो यह होता है दिवाली। दीपावली जो होता है थारू जनजाति के द्वारा शोक के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में शिव उत्सव और गणेश चतुर्थी किसने शुरू किया था। तो महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव का शुरुआत जो किया गया था यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के द्वारा हेरात त्योहार को मनाया जाता है। याद रखेंगे कि हेरात त्योहार जो है यह जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के द्वारा मनाया जाता है।